स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो सबसे बड़ा अखाड़ा में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। देश भर में चाइनीज वायरस का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर देश के दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर आसपास के राज्य अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश पहले से ही संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए कई उपाय अपना रहा है और इसी कड़ी में योगी सरकार एक बार फिर कोरोना की रोकथाम के लिए नए प्लान की तैयारी कर चुकी है। सरकार के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सख्त है। हाईकोर्ट ने मास्क लगाने को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। लोगों पर मास्क लगाने की निगरानी के लिए अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए सबसे पहले 6 जिलों में ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए हैं। तो उधर योगी सरकार ने भी शादी समारोह में बारातियों की संख्या सीमित कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी लापरवाही पर भारी पड़ रही है ये कोरोना। इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन तो सबसे बड़ा अखाड़ा में आज का सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना है, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों में परेशानी बढ़ रही है और इसी पर कुछ सुलगते सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही कि आखिर किसकी लापरवाही किस पर पड़ी भारी। तो हमारा पहला सवाल, किसकी लापरवाही किस पर पड़ी भारी। इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल है, खतरा बढ़ा तो लापरवाही क्यों। खतरा जब बड़ा है तो लापरवाही आखिर क्यों बढ़ती जा रही है। तीसरा सवाल, कहीं लापरवाही से डूब ना जाए किश्ती। तो ये तीसरा सवाल है, लापरवाही से कहीं हमारी जो किश्ती है वो डूब ना जाए। तो लगातार हम सवाल उठा रहे हैं और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी लापरवाही और किस पर पड़ी भारी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक मैं नाम लेती हूं। डॉक्टर सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष केजीएमयू लखनऊ के हैं। शबनम पांडे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, बीजेपी की प्रवक्ता। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जावेद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस के। और अखिलेश मिश्र, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। तो लगातार कोरोना को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं, चिंता बढ़ रही है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की प्रधानमंत्री ने कल ही, और साफ तौर पर आखिर कैसे इस पर नियंत्रण करना है इस पर बातचीत की गई, फोकस इस पर किया गया। आखिर राज्यों की तैयारी क्या है और क्या मदद केंद्र से चाहिए उन तमाम राज्यों को। इन सब के बीच मेरा पहला सवाल जावेद अहमद आपसे होगा, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो तैयारी चल रही है कोरोना को लेकर, क्या वो पर्याप्त है? और कोर्ट ने जिस तरीके से दखलंदाजी दी है इन दिनों, क्या लगता है आपको आखिर इतनी मजबूरन की स्थिति कहां से पैदा हो गई? देखिए अंशिका जी, निश्चित रूप से अगर माननीय न्यायालय को अगर हस्तक्षेप करना पड़ा है और सख्त टिप्पणी की है या की गई है, तो निश्चित रूप से पहली दृष्टि में ही प्रदर्शित हो जाती है। कोरोना काल में पहले दिन से ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है डॉक्टरों की और कोरोना वॉरियर्स की अनसुनी करती रही है, आम जनता की अनसुनी करती है और अनदेखी करती रही है, उससे लापरवाही साफ है। देखिए, ये जो गाइडलाइन आई है राज्य सरकार की, ये स्वयं में भ्रमित करने वाली है। सरकार कहाँ पर भ्रम में है? सरकार की जो कोरोना काल के लिए टीम 11 बनी थी, उसको जमीन की सच्चाई का कोई ज्ञान नहीं है, कोई पता नहीं है। अब आप देखिए कि आप जो है शादी बारात में 100 लोग अगर रहेंगे तो ठीक है, और 100 से अगर एक अधिक हो गया तो उस बारात में कोरोना का संक्रमण आ जाएगा। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम में आप 200 लोग अगर रहेंगे तो कोरोना का कोई खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की बसें राज्य परिवहन निगम की ठसाठस भरकर चल रही हैं और उसमें स्टैंडिंग सवारियां हैं। उसके लिए सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। जितना भी दबाव हो सकता है, चाहे वो मास्क के नाम पर, सैनिटाइजर के नाम पर या अन्य चीजों के नाम पर, वो सब का सब जनता पर रहे। और कोरोना काल में जो ये अभी तक करीब 2.25 करोड़ टेस्टिंग हुई है, इसमें एक एक व्यक्ति की 4 से 5 बार टेस्टिंग हो चुकी है। आंकड़ेबाजी का राज्य सरकार खेल खेल रही है। राज्य सरकार के कार्यालय में उपस्थित 100% है। जब एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने अगस्त में भी कहा, सितंबर में भी संभवतः कहा था कि नवंबर दिसंबर हमारे लिए बहुत संवेदनशील होगा और इसमें हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार अचानक फरमान जारी कर देती है। ये नोटबंदी से लेके चाहे वो मोदी जी हो या योगी जी हो, अचानक फरमान जारी करते हैं। अचानक फरमान ये होता है कि आप
किसी के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम पहले से तय है जी। और उसने 200 मेहमानों को बुला रखा है, आप उसके सामने विषम परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं अचानक फरमान जारी करके। ऐसे में सवाल यही है जावेद जी कि विपक्ष कहाँ है ऐसे समय में? आखिर विपक्ष कहाँ है? अगर आप कोरोना को लेकर आवाज उठाएंगे तो शायद इस पर थोड़ा ध्यान भटकेगा सरकार का भी, लेकिन इन सब के बीच आपने जिस तरीके से जीडीपी का मुद्दा उठाया, आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, लेकिन आपने कोरोना का मुद्दा उतनी तेजी से नहीं उठाया जितना आपको उठाना चाहिए था। अंशिका जी, निश्चित रूप से कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, सबने चिंता व्यक्त की है और सब लोग चिंतित हैं। कांग्रेस लगातार कहती रही है, जिस समय पूरा विश्व लॉकडाउन में था, अपना देश लॉकडाउन में था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति की, उसने संवेदनहीनता का परिचय दिया। अगर कांग्रेस या अन्य दलों के लोग गरीबों को फूड किट वितरित कर रहे थे तो उनको जेल भेजने का काम किया गया, फूड किटें जब्त की गई। आप देखिए, जनता को राहत भी कोई ना पहुंचा पाए, सरकार इसके प्रयास में रही। सरकार का ये प्रयास। हमारे साथ शबनम पांडे जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हम उनसे कमेंट ले लेते हैं। शबनम जी, जिस तरीके से आप सुन रही होंगी काफी देर से, टीम 11 आपकी कहाँ गई, सवाल आप पर ये उठ रहे हैं, और इसके साथ ही आपकी तैयारी इतनी चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं है? तमाम गाइडलाइंस जारी किए जाता है लेकिन बावजूद इसके रिजल्ट शून्य है। अंशिका जी, देखिए, विपक्ष कोरोना काल में धरातल से गायब था, लेकिन अगर आरोप लगाने बोलिए तो शायद आरोप की जो लड़ी है विरोध के तौर पे लगाते हैं, वो उसके लिए इनका पीठ थपथपाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ये माहिर हो गए हैं। इसी नकारात्मक राजनीति की वजह से ये बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब बात रही तैयारी की, जिस प्रदेश की जनसंख्या 1/6 है, भारत में की जो जनसंख्या उसके 1/6 जनसंख्या जो है हमारे प्रदेश की है। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने घनत्व की जनसंख्या वाले प्रदेश में भी जिस तरीके से कोरोना काल में इस पर कमर कस के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जमीनी कार्रवाई की है, वो काबिले तारीफ है। यही वजह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी कम जनसंख्या वाले राज्य जैसे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, इन सब में हमसे ज्यादा तादाद में कोरोना संक्रमित लोग पाए गए, पर हमारे प्रदेश में कोरोना संक्रमण सबसे कम हुआ। उसके बाद सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाली अगर कोई प्रदेश है देश में तो वो उत्तर प्रदेश है, और कल तो हमारे प्रदेश में 1,78,549 टेस्टिंग हुई है, जो कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है। और इसमें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर बात किया जाए तो करोड़ों लोगों की आबादी वाले इस राज्य में करोड़ों के ही आंकड़े में टेस्टिंग होनी चाहिए ना, लाखों में क्यों हो रही है? सवाल तो यही है कि आखिर उतनी तेजी से क्यों नहीं हो रही है? आबादी तो करोड़ों की है। देखिए, आबादी करोड़ों की होने के बावजूद टेस्टिंग भी हर प्रदेश से सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में हो रहा है। जिस देश में हमारी सरकार आने के पहले टेस्टिंग लैब तक नहीं थे, एक भी वेंटिलेटर नहीं बना करता था, पीपीई किट नहीं बना करता था, इन सब चीजों का हमारे देश ने और हमारे प्रदेश ने जिस तरीके से जल्दी से लॉकडाउन के दौरान ही बनाने का, उत्पादन करने का काम किया, ये भी काबिले तारीफ है। और सैनिटाइजर का अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है सैनिटाइजर को, जिसको अन्य प्रदेशों में भेजा भी है। कपिल जी भी हमारे साथ बने। कपिल जी, शबनम जी का कहना है कि पहले ना वेंटिलेटर थे, ना कोई वैसी सुविधा थी, ना कोई हेल्थ की फैसिलिटीज थी पहले, लेकिन इनकी सरकार बनने के बाद सारी फैसिलिटीज मुहैया कराई गई, यानी कि पहले कोई काम नहीं हुआ था। जो भी काम हुआ उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी की सरकार के आने के बाद ही हुआ। सीधे तौर पर यह आप पर आरोप है, क्या जवाब देंगे? हमारे पे आरोप नहीं है, इन्होंने पूर्ववर्ती जो सरकारें हैं उनकी पुरुषार्थ पर आरोप लगाया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी योगी सरकार का अजब सा ये अफसाना है कि बातों से घुमाना है और आंकड़ों में फंसाना है। इन्होंने टोटल आंकड़ों की बाजीगरी करी है, और जैसे अभी ये हमारी बहन कर रही है, इन्होंने बता दिया कि पीपीई किट, वेंटिलेटर, शायद इनको मालूम नहीं है कि 23 मार्च सन 2020 को
इंडिया ने वेंटिलेटर की बाहर विदेश में सप्लाई रोकी थी, अर्थात वेंटिलेटर यहाँ की 3 कंपनियां बनाती थी। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, पूछ लीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रक्षेपास्त्र की टेक्नोलॉजी में इतना आगे हो, जो मंगल पे मंगलयान भेज दिया हो, चंद्रमा पे चंद्रयान भेज दिया हो, जिसकी फौज विश्व में सबसे बढ़िया और बेहतरीन मानी जाती हो, और जिसके पास इतना बड़ा लिखित संविधान हो कि हमारे पास सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा मुल्क है, उसमें ये हास्यास्पद पीपीई किट की बात कर रहे हैं, जिसपे डॉक्टरों ने ही हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि नकली तरीके की सप्लाई जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिससे उनके जान पर खतरा बना हुआ है। ये क्या डॉक्टरों और अन्य की बात करना चाहते हैं? इन्होंने तो जो कोरोना वॉरियर्स थे, चाहे वो हमारे डॉक्टर हो, चाहे हमारी नर्सेज हो, वार्ड बॉय हो, टेक्नीशियंस हो, रेलवे के लोग हों, परिवहन के लोग हों, ये सारे लोगों को ताली और थाली बना करके जो इन्होंने शाबाशी दिया था, उस शाबाशी को इंक्रीमेंट 1.5 साल का खींच लेकर के गिरा दिया। उनकी महंगाई भत्ता खाने का काम सरकार ने किया, यही उनकी शाबाशी दी गई है। ताली और थाली बजाओ और उसके बाद उनके जीने का आधार खींच लो, जिसने अपने आप को कोरोना वॉरियर बनाया था। इस देश की आपदा मानव संपदा को बातचीत करेंगे। ठीक है कपीस जी, हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नहीं, मैं सबको मौका दे रही हूँ कपीस जी, मैं सबको मौका दे रही हूँ। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ बने हो। डॉक्टर, आज के डेट पर कितनी दुख की बात है, कितनी बड़ी महामारी है जिससे हर कोई जूझ रहा है, कोई ना कोई इसकी चपेट में आ जा रहा है। कुछ पता नहीं कि आखिर कितनी सावधानी बरतनी है, कैसे बाहर निकलना है, क्या करना है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे हर कोई फिलहाल इस महामारी से बचने की कोशिश कर रहा है और इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। कितनी दुख की बात है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में वोटों की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सभी राजनीतिक मित्रों से, दलों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इस समय हमें कोरोना की लड़ाई लड़नी है, हमें इस समय वोटों की लड़ाई नहीं लड़नी है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जितने वायरल एपिडेमिक्स हुए हैं, जितनी वायरल बीमारियां हुई हैं, सिर्फ 20वीं शताब्दी में 2 वायरस की ऐसी 20वीं और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में 2 वायरस की बीमारियां ऐसी हैं जिन पे हमने विजय पाई है। एक हमने 1975 में मीजल्स पे विजय पाई है, स्मॉल पॉक्स पे विजय पाई है, सॉरी, और एक हमने पोलियो पे विजय पाई है। जितनी भी विजय वायरस डिजीज की होती है वो वैक्सीन से होती हैं, लेकिन मैं आपके दर्शकों से बता दूं कि वैक्सीन हमसे अभी 3-4 महीने दूर है, और वैक्सीन मार्च में आ भी गई तो ये रातों रात 138 करोड़ की जनसंख्या को वैक्सीनेटेड नहीं किया जा सकता है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह चुके हैं कि पहले प्रायोरिटी के आधार पर 25 करोड़ लोगों को 31 जुलाई तक वैक्सीनेट किया जाएगा, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि पेशेंट केयर में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। कुछ ऐसे बीमार यानी सीनियर सिटीजन होंगे, यानी बीमार मेरा मतलब पहले से जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, कैंसर, अस्थमा, सीओपीडी, इन बीमारियों से ग्रसित हैं, या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं यानी बुजुर्ग हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग ये प्रायोरिटी पे होंगे और इनको पहले टीकाकरण किया जाएगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि मृत्यु दर इनमें सबसे ज्यादा है। आप देखिए कि आम आदमी की जो मृत्यु दर है उससे डॉक्टर्स की मृत्यु ज्यादा है, कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु दर ज्यादा है, बीमार लोगों की मृत्यु दर ज्यादा है, सीनियर सिटीजन की मृत्यु दर, तो इनको पहले हम वैक्सीनेट करेंगे। अब देखिए, आप जो बाकी बचा उसका अगस्त से दिसंबर, मतलब पूरा 2021 हमारा टीकाकरण में निकल जाएगा और बड़े पैमाने पर हमको तैयारियां करनी है। आप देखिए, इतना आसान नहीं है, इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है। सिंपल कोई जेंटामाइसिन का इंजेक्शन नहीं है कि कहीं भी चला जाएगा और यहाँ इंट्रामस्कुलर एक इंजेक्शन लग जाएगा, वैक्सीन हो गई। इसके लिए बाकायदा एक कोल्ड चेन। जी जी, टीके की नहीं है, जी, टीका तो लगेगा। अभी जिस तरह से जो कहा जा रहा है, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप 6 जिलों में ड्रोन से इंक्वायरी करिए। और क्या आप जो जूझ रहे हैं अस्पतालों में, जिस तरह से शबनम जी कह रहे थे कि सरकार ने पूरी सुविधा कर रखी है, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपके जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आप लोग जो जूझ रहे हैं, उनको पर्याप्त सुविधाएं, संसाधन मिल पा रहा है या नहीं? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। पेशेंट तो परेशान है ही, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी परेशान है। नहीं, देखिए, वर्तमान में तो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो पीपीई किट हो,
चाहे वेंटिलेटरी सपोर्ट हो, चाहे वो हमारे आईसीयू बेड्स हों। लेकिन अगर ये खतरा इसी तरह से बढ़ता गया, क्योंकि हम लोगों ने, आप सोचिए कि फेस्टिव सीजन होने से पहले ये कहा था कि धनवंतरी जयंती आएगी, छोटी दिवाली आएगी, बड़ी दिवाली आएगी, गोवर्धन पूजा आएगी, भैया दूज आएगी, 3 दिन छठ पूजा के होंगे। ये फेस्टिव सीजन पूरा 8-9 दिन चलेगा और इस दौरान पूरा लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अगर शारीरिक दूरी, मास्क और हाथ धोने का नियम और नमस्ते करने का नियम नहीं पालन किया गया तो संक्रमण बढ़ेगा। और दूसरा, सर्दी बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण भी सरकार की तरफ से जारी की जा रही है, इसके अलावा जो राज्य सरकारें नियम बना रहे हैं, क्या वो इनफ होगा कोरोना से लड़ने के लिए? जी देखिए, 2 चीजें होती है, मैं बहुत शुरू से कह रहा हूं। एक है सरकार की तैयारी और दूसरी है जनता की भागीदारी। आप देखिए कि 15 सितंबर के बाद जैसे ही केसेस डाउन हुए, जनता ने ये समझ लीजिए कि अनलॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, पूरी तरह से खुल गया, खुला खेल फरुखाबादी हो गया। अब हमें ना मास्क लगाने की जरूरत है, मास्क ऐसे उठा के फेंक दिया या फिर चिन्ह में पहन लिया। हाँ, एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे और हाथ धोना भी भूल गए, सैनिटाइजर का। ये देखिए, बहुत बड़ी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जनता ने बेफिक्री, अनुशासनहीनता अपनाई है। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हम सब लोगों के इतना डराने के बावजूद, इतना सब आगाह करने के बावजूद, जनता को जो अनुशासन और जो संयम रखना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और यही कारण है कि ये 8-9 दिन के फेस्टिव सीजन जैसे ही गुजरे हैं, आप देखिए कि केसेस बढ़े हैं। अब देखिए, कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि भाई निगरानी करिए, क्यों नहीं लोग मास्क लगा रहे हैं, क्यों भीड़ जुटा रहे हैं, शारीरिक दूरी का क्यों नहीं पालन कर रहे हैं। और कोर्ट ने यहाँ नहीं, दिल्ली में भी, यहाँ भी कई जगह फटकार लगाई है। बातचीत करें अखिलेश जी, जिस तरीके से अब अभी हम सूर्यकांत जी को सुन रहे थे, उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि वोट मांगने का भी एक मुद्दा हो गया है कोरोना। तो अभी हाल ही में हमने बिहार में देखा कि वैक्सीन फ्री कर देंगे और ये तमाम ऐसी चीजें हैं कोरोना से जुड़ी जिनके हवाले वोटों की अपील की गई है, जिनको एक जरिया बनाया गया, एक ब्रिज बनाया गया है ताकि इस पार से उस पार जा सके, जनता के दिल तक पहुंच सके। लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों वाली आबादी है एक राज्य, वहां पर आखिर कैसे काम चलेगा इन वादों से, इन सारी चीजों से? देखिए अंशिका जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहब जो बात कह रहे थे वो 100% की बात कह रहे थे कि खाली कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। जनता की भागीदारी जब तक उसमें सुनिश्चित नहीं होगी तब तक मामला बनेगा नहीं। और जनता की सुनिश्चित भागीदारी तब होगी जब जनता को लगेगा कि निष्पक्ष रूप से ये एक बड़ी बीमारी है और इसके लिए सरकारें चिंतित हैं। चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां की जाती हैं, तो जब वहां पे लोगों को खुलेआम आने की छूट दी जाती है तो लोगों को लगता है कि शायद कोरोना का कोई संकट है नहीं। इसी तरह जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी सार्वजनिक कार्यक्रमों में, समारोहों में बिना मास्क के बैठते हैं और उसके लिए कोई खेद व्यक्त नहीं करते हैं, तो लोगों को लगता है कि जब बड़े लोग नहीं पालन कर रहे हैं तो हम क्यों पालन करें। और इसीलिए सेलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा कि साहब 6 जिलों में, 7 जिलों में आप ड्रोन से निगरानी करके उनको नियंत्रित करिए। और अयोध्या में आज के दिन में हजार लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो उनको लगता है कि उनको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। सवाल ये भी है अखिलेश जी कि इन 6 जिलों में अयोध्या का नाम भी क्यों शामिल नहीं किया गया जब वहां पर इतने बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। आगे भी ये सवाल और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर, आखिर जिस तरीके से राज्यों में तैयारियां चल रही हैं क्या वो पर्याप्त है। इसके अलावा लगातार कोर्ट जिस तरीके से दखल दे रहा है, ये दर्शाता है आखिर तैयारियां जो सरकारें कर रही हैं वो पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हैं, हम बातचीत भी कर रहे हैं। अब सीधा सवाल मेरा शबनम पांडे आपसे ही होगा कि लगातार आप जिस तरीके से कह रही थी कि सरकार ने पूरी तैयारी की, पहले ये नहीं थे वो नहीं थे, लेकिन अब अच्छा खासा इंतजाम उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, तो सवाल ये है कि रैलियों में हमने देखा बहुत छूट दी गई थी, भर भर के लोग इधर उधर घूम रहे थे, धड़ल्ले से प्रचार प्रसार चल रहा था। इसके अलावा अभी अयोध्या में आप देख सकती हैं किस तरीके से परिक्रमा में लोग एकदम ही मंदिरों में अपना भीड़ जुटा रहे हैं और बिल्कुल, और बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और साफ तौर पर वहां पर कुछ सावधानियां जो है लोग नहीं भी बरत रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगी कि ये जो छूट दी गई है, क्या यही एक वजह है जो इतनी जल्दी से महामारी बढ़ गई उत्तर प्रदेश में और कोर्ट को दखल देना पड़ा? देखिए, सरकार लगातार लोगों को आगाह कर रही है और जागरूक कर रही है। आप अगर देखें तो फोन कॉल, आप किसी को फोन करते हैं तो अमिताभ बच्चन की आवाज में आपको जागरूक किया जा रहा है कि हमें कोरोना से बचाव करना, जब तक
वैक्सीन नहीं आती। तो सरकार कहीं भी लापरवाही नहीं कर रही है, पर निश्चित तौर पे ये एक लंबा संक्रमण काल चला, लोगों में लापरवाही का, लोगों के व्यवहार में लापरवाही दिखने लग गई। हम लोग मास्क पहनने के बजाय मास्क को गले में लटका के घूमते हैं, हम हाथ धोने के बजाय अब लापरवाही करते हैं, सोचते हैं कि अरे मैं तो कहीं गया नहीं या कहीं गई नहीं, इसमें क्या जरूरत है, दूरी नहीं बरत रहे। तो इन सब को देखकर सरकार ने दोबारा से गाइडलाइन जारी की, और मैं आपको बता रही हूँ कि 2.5 करोड़ घरों में सर्विलांस किया गया है। जब कहीं भी एक मिल रहा है कि यहाँ पे कोरोना संक्रमण हुआ है, तो उस एरिया का पूरा सर्विलांस होता है। और देखा जाए अगर आबादी के हिसाब से तो 14 करोड़ के करीब लोगों का सर्विलांस हो चुका है, 2.5 करोड़ घर में रहने वाले। तो सरकार ने उत्तर प्रदेश की आधी आबादी से ज्यादा लोगों का सर्विलांस करा हुआ है, और लगातार इस पर सरकार लगी हुई है। सरकार कहीं लापरवाही करने के मूड में नहीं है। आप जो आंकड़े बता रही हैं बिल्कुल ठीक बता रही हैं, आंकड़े बता रही हैं। अगर आप अपील से, अमिताभ बच्चन की अपील से खत्म हो रहा होता कोरोना तो खत्म हो जाता। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि टेस्टिंग किया गया, अगर इतनी भयावह स्थिति न होती तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को हस्तक्षेप न करना पड़ता। तीसरी बात, परेशानी क्या होती है कि जब रैलियों में कितनी भी संख्या में लोग जाएं तो जनता को लगता है कि यहाँ छूट मिल गई है, परिक्रमा में कितनी भी संख्या में लोग जाएं उसमें आप आपत्ति नहीं करते, लेकिन जब शादियों में 100 लोगों की का रिस्ट्रिक्शन आप करते हैं तो जनता को लगता है कि ये कहीं उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। तो सरकार को कुछ ऐसा तो निर्णय करना चाहिए कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती हुई दिखे वो सरकार। अखिलेश जी देखिए, ऐसी बात नहीं है। लोगों में लापरवाही आने की वजह ये नहीं है कि लोगों ने ये भी समाचार में सुना है कि बड़े से बड़े मंत्री और जनप्रतिनिधि कोरोना की चपेट में मृत्यु के मुंह में चले गए हैं। ये भी लोगों ने सुना है। जो लोग सतर्कता बरत रहे हैं वो लगातार बरत रहे हैं, पर कुछ लोग क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं, आर्थिक मजबूरियां भी रही हैं, और कुछ ने देखा कि ये संक्रमण के आंकड़े कम हुए हैं, तो कम होने से लोगों में लापरवाही निश्चित तौर पे आ गई। और अगर हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया तो हाईकोर्ट ने तमाम प्रदेशों में इसका संज्ञान लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार सतर्कता बरत रही है, और तमाम जनपदों में कंटेनमेंट जोन का एरिया बढ़ाया है उन्होंने। अगर एक जगह अगर कहीं कोई संक्रमित आता है तो करीबन कंटेनमेंट एरियाज में बिल्कुल भी वो सावधानियां नहीं बरती जा रही थी, और इसलिए अब की बार जो गाइडलाइन आया है, अभी शाम में ही गाइडलाइन जो आया है उसमें ये साफ कहा गया कि कंटेनमेंट जोन में और भी ज्यादा कड़ाई से नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि वहां पर जो नियम है उनकी पालना सही से नहीं करवाई जा रही थी। मेरे साथ जावेद जी जुड़े हुए हैं। ठीक है शबनम जी, मैं आपको फिर से मौका दूंगी। जावेद जी हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने ये कदम उठाया, हमने वो कदम उठाया, तमाम टीमें बनाई जा रही हैं काम के लिए, बावजूद इसके कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा इस मैटर में? देखिए अंशिका जी, अभी बहन शबनम जी कह रही थी कि सरकार हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठी है। सरकार हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठी, सरकार सो रही है, और ऐसा सो रही है कि अचानक उठती है और एक फरमान जारी कर देती है। सरकार ये जो कोरोना काल है, सरकार कभी नहीं सो रही है, सरकार नहीं, विपक्ष सो रहा है। विपक्ष सो रहा है, एक चीज का विपक्ष सो रहा है। जब कभी बोलने का मौका आता है तो विरोध करती है केवल विपक्ष, विरोध नहीं करती है। आपने अगर संक्रमण को हमने इतना कंट्रोल रखा है तो वो सरकार की अरे ये सरकार को कुछ पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। मुख्यमंत्री जी उपचुनाव में क्यों बिना बात करे हित के काम में अड़ंगा लगाएगी? विपक्ष लगातार जनता के हित के काम में जब अड़ंगा लगाती है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जनता के प्रति जैसी सरकार की है। सरकार जनता के हित का कार्य करती है, उसमें विपक्ष अड़ंगा लगाने का काम करती है, इसलिए उन पर मुकदमा होते हैं। विपक्ष संक्रमण काल में शबनम जी विपक्ष जगह तो सुन लीजिए, आज ही तक तो सुन लीजिए, सामने नहीं आई। हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
घर घर गए और लोगों को खाद्य पदार्थ के साथ साथ दवाइयों तक के वितरण में मदद की, पर विपक्ष घर में बैठा रहा, ट्विटर पे बना रहा। नहीं, ये कई जगह देखा गया है। नहीं, एक सेकंड, ये कई जगह देखा गया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तमाम ऐसे विधायक हर पार्टी के ऐसे होते हैं जो अपनी रैलियों में या जनता को संबोधित करने के समय खुद ही मास्क पहनना भूल जाते हैं और यही असर जनता पर भी दिखाई देता है। फिर आप अचानक से एक कठोर कानून ला देते हैं जिसको जनता फेस करने में भी पीछे हट जाती है। उनके लिए अचानक से एक बहुत बड़ा शॉक हो जाता है ये। लेकिन सवाल इन सब के बीच ये है कि आप लोगों के नियम, आप लोगों के कानून समय रहते क्यों नहीं आते, देरी से क्यों आते हैं? तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने डॉक्टर जनता को लगातार एक सेकंड जावेद जी, एक सेकंड शबनम जी, ठीक है जावेद जी, एक सेकंड शबनम जी अपनी बात पूरी कीजिए। रहेगी, ठीक है। अन्य देशों में भी इस समय संक्रमण बढ़ रहा है और अन्य देश तो लॉकडाउन की स्थिति में आ गए हैं, पर हमारे देश में अभी इनिशियल स्टेज पे ही सचेत किया जा रहा है और कड़ाई से ठीक है। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे सवाल लेना चाहूंगी। डॉक्टर सूर्यकांत, आपको क्या लगता है कि क्या सावधानी उतनी कड़ाई से बरती जा रही है? क्या जो सावधानी फिलहाल बरती जा रही है वो क्या पर्याप्त है? हम ये देखते हैं कि ट्रेनों में एक सीट छोड़कर एक जगह बैठाया जाता है दूसरों को, लेकिन फ्लाइट्स में ऐसी सुविधा नहीं है सर। मैं खुद ट्रैवल करके आई हूँ और ये चीज मैंने खुद देखा है कि एक जगह 3 लोग तो बैठते ही हैं। क्या ये सावधानी पर्याप्त है? ट्रैवलिंग से ज्यादा कोरोना फैल रहा है। अंशिका जी, बिल्कुल जो सावधानी है वो पर्याप्त नहीं है। मैं जो देख रहा हूं समाज में, आप सोचिए कि लोगों ने ये मान लिया है कि जो होना था हो गया, अब हमें कुछ नहीं होगा। ये जो मानसिकता चल रही बहुत खराब है। मैं आपको बता दूं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक केवल 3 सूत्र ही वैक्सीन है: मास्क लगाना, हाथ धोना और शारीरिक दूरी बनाए रखना। आप सोचिए कि अगर एक संक्रमित व्यक्ति है और उसके साथ दूसरा नॉन संक्रमित व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर दोनों मास्क लगाए बैठे हैं तो 100% गारंटी है कि संक्रमण एक से दूसरे को नहीं फैलेगा। लेकिन अगर एक भी मास्क नहीं लगाए हुए है, 2 में से एक भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो ये गारंटी बन जाती है कई बार 30% तक कि संक्रमण हो जाएगा। अगर दोनों नहीं मास्क लगाए हुए हैं तो 100% गारंटी है कि संक्रमण हो जाएगा। अब देखिए संक्रमण होता कहां है? आप क्लोज में बातचीत करते हैं, मान लीजिए आपने 10-15 मिनट किसी से क्लोज में बात की, किसी के घर गए, पास बैठे रहे, आपको संक्रमित व्यक्ति को छींक आ गई, खांसी आ गई, तो इन सब चीजों से एक खांसी से, आप सोचिए, एक खांसी से one bout of cough releases crores and crores of viral particles। एक खांसी से करोड़ों वायरस पार्टिकल्स निकलते हैं और एक वायरस ही काफी है संक्रमण करने के लिए। तो आपको ये सोचिए कि कितने बड़े खतरे से आप सामने हैं। आप केसेस देख रहे हैं 1 हफ्ते से कि बराबर केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मॉर्टेलिटी डेटा भी बढ़ रहा है। आप पूरी दुनिया में भी देख रहे हैं कि दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। तो आखिर और क्या चाहिए आपको चेतने के लिए? और आपको क्या कितनी खतरे की घंटी चाहिए जिससे कि आप सावधान हो? मेरे ख्याल से इतनी खतरे की घंटी काफी है। हमें सावधान होना पड़ेगा, सजग होने पड़ेगा। अखिलेश जी कुछ और आखिरी मौका है हमारे पास सावधान होने का। ठीक है, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आगाह कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम लोग जो देख रहे हैं कि बसें, जो जावेद जी सवाल उठा रहे थे, बसें भरी जा रही हैं, ट्रेन में लोग एक दूसरे के ऊपर है, रैलियों में, परिक्रमा मार्ग पे, मंदिरों में एक दूसरे के ऊपर है। इसके अलावा अगर आप यही स्थिति है तो चाहे आप ड्रोन से निगरानी कर लीजिए, चाहे आप जेट विमान से निगरानी कर लीजिए, और इतना ना आपके पास मैन पावर है, ना आप इतने लोगों को आप उनको दंडित कर सकते हैं। जागरूकता ही इसका एक उपाय है और वो फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या सरकार मैं वही आपसे डॉक्टर साहब जानना चाह रहा हूं कि जो आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे, उनको लगता होगा कि सरकार जो कह रही है वो काम चलाऊं है, अब जो लोग कोरोना होकर के ठीक होकर के आ गए हैं, हम भी ठीक हो जाएंगे। तो एक जो निर्भय अभय का वातावरण हो गया जनता में, वो क्यों? और सरकारें लाख कोशिश के बावजूद जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि तुलसीदास जी आज से 500 साल पहले लिख गए, भय बिन होए न प्रीत। तो ये तो बहुत क्लियर है। मैं शबनम जी को भी कन्वे करना चाहता हूं, जावेद जी को भी, बाकी सभी भाइयों को भी, कि हमें बड़े पैमाने पर लोगों को, जी हां मैं कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं
कि अब बताने समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि डराने की जरूरत है। आप जब तक डराएंगे नहीं, लोगों को समझ में आएगी नहीं। आप एनफोर्समेंट ऑफ लॉ करिए, कसके करिए, आप चाहे जुर्माना बढ़ाइए, चाहे कुछ करिए, ड्रोन से निगरानी करिए, चाहे जैसे निगरानी करिए, लेकिन अब लोगों को हम ये मौका नहीं दे सकते हैं, ये खतरा अब नहीं उठाया जा सकता है कि लोग कैजुअल एटीट्यूड के साथ बने रहें, लापरवाही बरतते रहें और कोरोना को बढ़ाते रहें, मॉर्टेलिटी बढ़ाते रहें। अब ये अफोर्डेबल नहीं है। हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं। 3-4 महीने की बात है, थोड़ा सब्र कर लीजिए भाई, वैक्सीन आ रही है मार्च में, लेकिन तब तक हमें सब्र तो करना पड़ेगा, हमें अनुशासित तो रहना पड़ेगा, हमें जो है पालन करना पड़ेगा। कपिल जी, लॉकडाउन किया गया, उसमें भी देखा गया कहीं ना कहीं मामले सामने आ ही रहे थे, लगातार मामले सामने आ रहे थे। इसके अलावा अब जब लॉकडाउन हटाया गया कि ताकि आर्थिक व्यवस्था जो है वो थोड़ा पटरी पर आए, तो उसमें लापरवाही बरती जा रही है। तो आखिर अब क्या बच गया है? देखिए अंशिका जी, काफी देर बाद आपने हमें वक्त दिया है और मैंने सबको बहुत सुना है, मुझे भी अब धैर्य से सुना है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस समय जो लापरवाही चल रही है वो जनता की लापरवाही इस वजह से चल रही है कि सरकार लापरवाह हो चुकी है। सरकार अपने जो आदेश बनाती है वो आदेश उसके केवल पब्लिश होते हैं मीडिया के अंदर और प्रिंट मीडिया के अंदर, लेकिन वास्तविकता धरातल पे ये है कि वो चीजें कंटेनमेंट जोन में नहीं होते हुए दिखती है। चाहे सब्जी बाजार लगाने की बात हो कि वो वैन से भेजेंगे या सामान भेजेंगे या दवाई भेजेंगे, तो ये मुसलसल गलत बातें हैं। दूसरी चीज, एक बात और भी है, सब चीज के लिए जिम्मेदार तो ये स्वयं खुद हैं, क्योंकि पैर में दर्द होता है तो ये दस्त की दवा देते हैं, 500 पे लॉकडाउन करते हैं और 50 लाख पे लॉकडाउन हटा लेते हैं। और जब WHO जो है वो चीन की तारीफ करता है तो मोदी जी और ट्रंप साहब उसकी पूरी फंडिंग की पोल खोल देते हैं, और जब योगी जी की वो तारीफ करता है तो वाह वाह वो WHO होता है। तो ये दोहरा मानक उठाने वाली पार्टी है। और तीसरी चीज मैं कह दूं कि देखिए डॉक्टर साहब जो बैठे हैं KGMC के, वो चूंकि एक सरकारी कर्मचारी हैं। अच्छा नहीं लगता है, अरे सुन लीजिए, नहीं तो हम आपको विपक्ष को अच्छा नहीं लगता। कभी भी डिबेट में बोलने नहीं देंगे। कपिल जी बोल लीजिए, जवाब तो देंगे ही ना, ओपोनेंट तो जवाब देंगे ही, थोड़ा जवाब भी ले लीजिए बीच में। कपिल जी बोलिए। नहीं, बीच में नहीं लेंगे हम, पहले कपिल जी को जापानीज एंसेफेलाइटिस भी बता रहे हैं, बहुत प्रगति किया, लेकिन ठीक है कपिल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। प्रदेश से नहीं हटा पाए, उसे योगी जी ही हटा पाए। 8 महीने के अंदर कितने वेंटिलेटर इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा दिए हैं? डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, बहन तो हमारी बता ही नहीं पाएंगी, क्योंकि ये तो फर्जी बातें कर रही थी कि हिंदुस्तान वेंटिलेटर बनाता ही नहीं है, झूठ बोल रही थी, कोरा झूठ है। तो सबसे बड़ी चीज है, फिर डॉक्टर साहब बताओ कि 8 महीने की आपकी तैयारी मिली है तो सरकार के द्वारा किए हुए सारे कार्य फर्जी दिखते हैं, और जो आप आरोप लगाते हैं वो देखिए कितने फर्जी हैं। आपने कितना पैदा कर दिया ये बता दीजिए। अरे ये वो मोदी सरकार है जो 50 लाख पर लॉकडाउन उठा लेती है और 500 पर लगा देती है। विवेक है कि नहीं है इस सरकार के पास? 100 पे कोरोना हो जाएगा अगर वो शादी फंक्शन में जा रहा है, और 200 वो राजनीतिक भाषण देने जा रहा है और लोगों को इकट्ठा करेगा व्यक्ति, या धार्मिक कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें कोरोना साहब डर जाएगा। और अगर ये चुनाव में जाएंगे योगी साहब मोगी साहब बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, खचाखच भीड़ भरी रहेगी, तो उसमें कोरोना डर जाता है। ठीक है। और जब हम शादी फंक्शन करते हैं, ठीक है कपिल जी, आपके सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके। कपिल जी अब जवाब ले लेते हैं शबनम जी से। शबनम जी, रैलियों में छूट होगी, परिक्रमा में छूट होगी, हर जगह छूट होगी, लेकिन शादी समारोह में आप लोगों को सीमित कर देती हैं कि इतने ही लोग जा सकेंगे। तो जनता पर आप बाउंडेशन तो लगा रही है, लेकिन आपके खुद के मंत्री और विधायक इन बाउंडेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ना इन्होंने जन संपदा बचाई, इन्होंने दोनों तरीके से। देखिए, अगर सरकार कहीं बाउंडेशन लगा रही है तो वो जनता के हित के लिए लगा रही है, जनता के स्वास्थ्य के लिए लगा रही है, जनता के जीवन के लिए लगा रही है। पर ये आधी अधूरी जो ये ज्ञान बांट रहे हैं, इन्हें मैं बता दूं कि धार्मिक हो या सामाजिक हो, इस तरह के कार्यक्रम जो है वो कई लोगों के सहयोग से आयोजन होता है, बड़े स्थल पे होता है, वहाँ पे दूरी बनाई जा सकती है और सभी को मास्क पहन के आना होता है। लेकिन जब जावेद अहमद जी जो गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है, ठीक है, मैं आप दोनों के पास फिर से आऊंगी। शबनम जी, कपिल जी, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे 2 मिनट बाकी भी हमारे साथ जुड़े। कपिल जी ठीक है,
हम आपको सुन रहे हैं तब से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कपीस जी, जिसका जवाब भी मिलेगा आपको। जावेद जी हमारे साथ लगातार बने। जावेद जी, क्या कहेंगे आप? लॉकडाउन तो जारी कर दिया जाता है, लॉकडाउन कर दिया जाता है, इसके अलावा गाइडलाइंस जारी किया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? रिजल्ट तो जीरो ही मिलता है, हाईकोर्ट को दखल देना पड़ रहा है मैटर में। निश्चित रूप से जनता को भी जागरूक होना होगा, लेकिन सवाल प्रश्न ये खड़ा होता है, हमारी भारतीय परंपराएं क्या हैं? हम लोगों को अपना आइडियल मानते हैं, लोगों को अपना आइकॉन मानते हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री रैलियां करेगा, भीड़ एकत्रित करेगा और बिना मास्क के उनके मंत्री चुनावी सभाओं में रहेंगे, तो स्थिति क्या आएगी? आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप बिहार का चुनाव देखिए कि किस तरीके से हम पर आरोप लगे राजनीति। आपके राहुल गांधी बगैर मास्क के भीड़ में बैठ के कहानी बना रहे थे, उसको आप भूल गए। स्थितियां क्या है कि जब हमारे कोरोना वॉरियर्स जब इस संक्रमण प्रदेश की सरकार तोड़ने का काम कर रही थी, आपने जो खरीद की पीपीई किट की, जो और आवश्यक वस्तुएं खरीदी गई, आपने पीजीआई से छीनकर मेडिकल कॉर्पोरेशन को दे दिया। 10 डीएम को आपने हटा दिया। जब भ्रष्टाचार की पोल खुली, आपने कहा एसआईटी जांच 10 दिन में आ जाएगी, और आज तक वो एसआईटी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। और जो 10 डीएम उसमें प्रथम दृष्टया हटाए गए, उनको आपने जांच रिपोर्ट आने के पहले ही तैनाती दे दी। ये तो एक सवाल है जो सरकार के से हम पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सुरकान तो जी जो सवाल है, शबनम जी कुछ सवाल है। जी सरकार जो आप ये कह रही थी काफी देर से कि विपक्ष सो रहा था, लेकिन अब आपके सामने विपक्ष जब जाग गया है, तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपके सामने एटलीस्ट सवाल तो आ रहे हैं, विपक्ष जाग गया है। जवाब दीजिए। संख्या क्यों नहीं सीमित कर रही है? ये क्यों नहीं किया जा रहा? जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक, इनको क्यों नहीं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? इन सवालों को पूछने से भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो चाहे वो बसेस देने की बात हो, तो कांग्रेस फर्जी नंबर के स्कूटर और बाइक का नंबर देके बस के आंकड़े पूरे कर रहे थे। प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से भगाए जा रहे थे, इनका ही शासनकाल। ठीक है, मुद्दे से भटकिए प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बात कोरोना पर हो रही है, पिछले मुद्दे मत उठाइए अब प्लीज। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अखिलेश जी लगातार ये मामला भटक रहा है, हम ये भी देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में कितना महत्वपूर्ण ये समय हो जाता है, जब ऐसे समय जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से जूझ रही है जिसकी शक्ल तक किसी ने नहीं देखी, किसी को पता ही नहीं इसका रंग रूप क्या है, और ऐसे में ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देखिए, डॉक्टर सूर्यकांत जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने ठीक कहा कि अब ये मौका भय बिन होए न प्रीति, और सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे अगर आप इस तरह की महामारी की स्थिति में है। अंत भला तो सब भला जो कहा जाता है, अब ऐसा ना हो कि हाथी निकल गया है और पूंछ इतना बड़ा हो जाए कि कई हाथियों के बराबर हम जो अब जाते जाते जो इस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कोरोना वैक्सीन आ भी गया तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करने में बहुत वक्त लगेगा। तो ये वक्त वो है कि जब राजनीति न करके, जिस तरह से शबनम जी कह रहे हैं, कांग्रेस को भी वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं कि जो सरकार की उपलब्धियाँ, बजाय इसके कि उस बात का समर्थन करें कि भाई हम लोग जो सरकार कर रही है गलत कर रही है, अच्छा कर रही है, ठीक है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, हम खुद उस चीज़ों का पालन करेंगे, हम खुद उस चीज़ों को आगे बढ़ के करेंगे कि हम कम से कम में जो सार्वजनिक कार्यक्रम हो उसको कम से कम किया जाए। जो फिंगरिंग की जा रही है उससे बचना चाहिए। कपिल जी भी ठीक कह रहे हैं। कपिल जी का भी कहना है कि भाई जब 500 पे आप लॉकडाउन लगा देते हो तो इतनी बड़ी क्या ऐसी वजह है कि आप अभी इतने बड़े संख्या बढ़ जाने के बाद आप लॉकडाउन नहीं लगा पा रहे हैं। तो तमाम सवाल अनुत्तरित हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है कि जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर भय बिन होए न प्रीत, अगर कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा तो ये सारी बहस बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और इसके साथ ही शबनम जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि क्या आप आपके इर्द गिर्द के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश अगर सावधानी बरतेगा तो वो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि आना जाना बहुत ज्यादा बना रहता है बाकी आस पड़ोस के राज्यों के साथ। आपने खुद ही लोगों को
देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने बॉर्डर को पूरी तरीके से बॉर्डर पे निगरानी रखी हुई है पूरी मुस्तैदी के साथ से। और आज एक गाइडलाइन भी आया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, उनको बगैर काम, बगैर किसी जरूरत के वो बाहर ना निकले, क्योंकि इस बार उनकी संक्रमण की संख्या थोड़ी बड़ी है। तो सरकार पूरी तरीके से जो संख्या बढ़ने की आशंका, उस पर कार्रवाई कर रही है। और निश्चित तौर पे देखिए, विपक्ष कभी भी इस बात को कहने से नहीं। जावेद जी, सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती तो होगी कि आसपास के राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसी तरह सावधानी वहां पर भी बरतने की बात बोले वो, क्योंकि बहुत ज्यादा आना जाना एनसीआर से होता है। नोएडा और दिल्ली तो डायरेक्ट ही बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, तो ऐसे में सावधानी सिर्फ उत्तर प्रदेश अगर बरतेगा तो वो पर्याप्त नहीं है। जीवन की रक्षा की सोच रही है वो सरकार, लोगों के आर्थिक पक्ष को भी देखना सरकार। ठीक है, एक सेकंड शबनम जी, एक सेकंड जावेद जी, एक सेकंड कपिश जी, एक सेकंड शबनम जी जवाब दें। ठीक है कपिश जी, मैं आपको सुन रही हूँ बहुत देर से। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, आप जवाब देने दीजिए। आप खुद ही बोलते हैं सरकार जवाब नहीं दे रही है, जब जवाब दे रही है तो सुन नहीं रहे हैं आप लोग। ठीक है कपिश जी, वो जवाब दे रही है, 2 सेकंड सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया, मैंने आपको वक्त दिया, 2 सेकंड सुन लीजिए कि क्या जवाब दे रहे हैं। बार बार आप कहते हैं सरकार जवाब नहीं दे रही है, सरकार से हम सवाल पूछना चाहते हैं। सुन तो लीजिए आप 2 मिनट। शबनम जी जवाब दीजिए। जी बोलिए। सवाल ये है शबनम जी कि आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, यहाँ पर आप देख रही हैं कि आखिर कितना ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इस पे राज्य की जो सरकार है उनसे जवाब भी मांगा है कि इतनी ज्यादा सावधानी बरतने के बाद भी मामले कैसे सामने आ रहे हैं। तो आपके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इर्द गिर्द के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी आप बातचीत करें और इस पर काम करें मिलकर। देखिए, सरकार पहले ही राज्यों की सीमा पे काम करना शुरू कर दिए। सरकार ने राज्यों की सीमा से रोजाना आने जाने वाले लोगों के रैंडमली टेस्टिंग शुरू कर दी है, ताकि जो भी पकड़ाए उसमें संक्रमित लोग हों उनको अलग आइसोलेट कर लिया जाए। तो सरकार ने पूरी तरीके से इस पर अपना काम शुरू कर दिया। मेरा विपक्ष से निवेदन है कि ये राजनीति का अखाड़ा बनाने के बजाय आज जन सहयोग की जरूरत है। विपक्ष को भी बाहर निकलकर, ट्विटर से बाहर निकलकर और चैनल से बाहर निकलकर जमीन पर लोगों को आगाह और जागरूक करने का काम करें, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ठीक है शबनम जी, ठीक है। आरोप लगाने से संक्रमण खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है शबनम जी, कि बड़े बड़े देश अमेरिका हो, ठीक है, यूके हो, इन सब में देखिए क्या स्थिति है। भारत कंट्रोल करके रखी हुई है लॉकडाउन के दौरान। जिस तरीके से हमने तैयारी की, हमारे इधर संक्रमण आज भी कंट्रोल रेट में है। ठीक है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। ठीक है शबनम जी, एक सेकंड। कपिश जी आप ही कह लीजिए क्या कह रहे हैं आप। कपिश जी और एंटीजन टेस्ट का आज आदेश दिया है। ठीक है कपिश जी बोलिए। टेस्ट करा रहे हैं, ये फर्जी टेस्ट करा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये इनसे पूछिए कि ये एंटीजन टेस्ट क्यों करा रही है। दूसरे को सुन लीजिए, आप बोलने के पहले चुप हो जाते हैं। ठीक है शबनम जी, आपको मैंने मौका दिया, 2 मिनट सुन लीजिए कपिश जी क्या कह रहे हैं, आप बोल लीजिएगा। शबनम जी 2 मिनट समझदारी आप लोग दिखाइए ना, 2 मिनट आप लोग डिबेट में ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप सब एक साथ बोलिए। इसलिए एंटीजन टेस्ट क्यों करा रहे हैं कपिश जी? एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए आप लोग, बोलिए कपिश जी। असली टेस्ट क्यों नहीं करा रही है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये एंटीजन टेस्ट क्यों करा रही है और वो भी रैंडमली क्यों करा रही है। इनके पास जवाब नहीं है। ये कोरोना का वास्तविक चेक नहीं करा रही है, जिससे ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया ना, आपने सवाल पूछ लिया। ठीक है, टेस्ट में तो ये पता है कि एंटीबॉडीज अगर बन जाती है तो पता चल जाता है कि इसको कुछ बीमारी हुई थी जो उससे स्वस्थ हो चुका है। एंटीबॉडीज देख के ये क्या करेंगी? ये कोरोना देखे कि एंटीबॉडी देखेंगी? मालूम नहीं है, ये झूठ बोलती है। इनकी सरकार फ्रॉड कर रही है देश के साथ, प्रदेश के साथ। RT-PCR टेस्ट कराते हैं हम,
और आज ही निर्णय लिया गया है कि डॉक्टर साहब कोरोना वॉरियर्स है, इनका इंक्रीमेंट छीन लिया। डॉक्टर साहब कोरोना ठीक है, वॉरियर्स कपिल जी, रानी जी, ये सब बातें आप क्यों बोल रहे हैं? कोरोना पर बातचीत हो रही है। कपिल जी, वो डॉक्टर साहब खुद ही बोल लेंगे। कपिल जी, आपसे सिर्फ सवाल पूछने के लिए बोला गया है। ठीक है, डॉक्टर सूर्यकांत, ये जो बातें चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन सारी बातों को? बहुत दुख की बात है ये कि एक महामारी को इतने घटिया तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए अंशिका जी, पहले तो मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करता हूं एज ए चिकित्सक। मुझे सुने कृपया। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैं बात आपके सामने रख रहा हूं। जब ये कोरोना शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश में एक भी वायरस टेस्टिंग लैब नहीं थी। सबसे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को ये टेस्टिंग फैसिलिटी दी गई और हमने शुरुआत की थी 60 टेस्ट पर डे से। आज पिछले 9 महीने के अंदर हमारी कैपेसिटी है 6000 पर डे। तो मैं उत्तर प्रदेश की बात तो शबनम जी बनाएंगे, लेकिन मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात बताता हूं कि 60 टेस्ट पर डे से हम पहुंचे हैं 6000 टेस्ट पर डे तक। राउंड द क्लॉक, दिन और रात हमारी माइक्रोबायोलॉजी की लैब और पूरी टीम काम कर रही है टेस्टिंग के लिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि आईसीयू बेड्स की और कोरोना के वेंटिलेटरी बेड्स की, तो हमने 30 यूनिट की बेड से, आईसीयू बेड से शुरू किया था कोरोना के लिए। आज हमारे पास 300 से ज्यादा फैसिलिटी है, यानी 10 गुना से ज्यादा हमारी वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग पिछले 9 महीने बहुत अच्छी की है। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं। ये रिजल्ट हम तो देख मुझे भी रहे ऐसा हैं सूर्यकांत जी, और आज का मुद्दा इसी पर था कि आखिर जो महामारी के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं उस पर जो कंट्रोल किया जा रहा है वो आखिर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इनफ है। मेरे पास समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।